मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, हमारे मंत्रिपरिषद के साथी श्रीमान पॉन राधाकृष्णन जी, सड़क और परिवहन एवं राज्य मंत्रालय के सचिव श्रीमान संजय मित्रा जी, एनएचएआई के चेयरमैन श्री राघव चंद्रा जी और उपस्थित सभी राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि, मंत्रिपरिषद के सदस्य, सांसदगण, धारासभ्य और सभी महानुभाव। आमतौर पर सरकार एक आध भी ब्रिज बनाती है तो एक आध रोड बना देती है तो हमारे देश में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। मीडिया का भी ध्यान रहता है और उस क्षेत्र के लोग भी उस विषय में ज़्यादा चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्षों तक जिस चीज़ों की मांग रहती है और बड़ी मुश्किल से 15-15 साल के इंतजार के बाद कुछ होता है, तो ये हम इन चीज़ों से अनुभव करते हैं। हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड अप्रोच लिया है। हमें पता है कि भाई ये समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं को एक पूरी ताकत से के साथ देश को समस्या से बाहर कैसे निकाला जाए। नॉर्मली सरकारें इंक्रीमेंटल काम करने की आदत रखती है। पहले 5 करते थे, अब 7 करते हैं, 7 करते फिर 10 करते हैं। हमारी कोशिश है क्वांटम जंप की, ब्रेक थ्रू की, पुरानी स्पीड और निर्णय करने की प्रक्रियाओं से एकदम से बाहर निकलना, गति बढ़ा देना, क्विक डिसीजन लेना, उसमें से ये सारी योजनाएं साकार होती हैं। सेतु भारतम, अभी नितिन जी बता रहे थे, आपको भी आश्चर्य होगा कि इतनी बड़ी सरकार, उसको एड्रेस मालूम नहीं है कि कौन सा ब्रिज कहाँ है, यानी कैसे काम किए होंगे। और मैं इसमें कोई इलेक्टेड बॉडी का दोष नहीं देता हूं, फलाने प्रधानमंत्री थे या ढिकड़े राज्य मंत्री थे, मैं ये नहीं कह रहा हूं। व्यवस्था का दोष है ये। हमने इन चीजों को प्राथमिकता नहीं दी और इसलिए सबसे पहला काम किया कि भाई एक बार देखो तो सही इस देश में क्या है, कहां है, क्या स्थिति है। अब उसका ग्रेडेशन का काम चल रहा है कि उम्र के हिसाब से ब्रिज किस कैटेगरी में आते हैं, लंबाई चौड़ाई के हिसाब से किस कैटेगरी में आते हैं, मटेरियल के संदर्भ में किस प्रकार की डिजाइन है, कितनी पुराने जमाने की डिजाइन है, नई डिजाइन, सारा उसका ग्रेडेशन चल रहा है। और दूसरा, उसका एड्रेस पक्का हो रहा है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के माध्यम से, स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, कहां यहां ये ब्रिज है। हो सकता है कुछ जगह पे कागज पे ब्रिज होगा, वहां नहीं होगा, वो भी हाथ में आएगा। लेकिन कोशिश ये है। दूसरा, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन आप लोगों को हैरानी होगी, हमारे यहां पहले हाईवे बनते थे तो जमीन तो एक्वायर करते थे, लेकिन जब हाईवे बनता था तो जमीन के बगल में एंक्रोचमेंट हो जाता था। और कभी 4 लेन करना है, 6 लेन करना है तो आप चौड़ाई नहीं बढ़ा सकते क्योंकि एंक्रोचमेंट था। एंक्रोचमेंट हटा नहीं सकते क्योंकि हर दूसरे साल चुनाव होते हैं तो कोई न कोई चुनाव सामने दिखता है तो कोई हिम्मत नहीं करता है, और फिर कोर्ट कचहरी से भी तुरंत स्टे मिल जाते हैं, तो ये कई कठिनाइयों से भी रोड बढ़ते ही नहीं है। हमने एक छोटा सा निर्णय किया। हमने कहा रोड जब बनाएंगे तो जो जमीन एक्वायर करेंगे 2 छोर पर अप्स एंड डाउन का रोड बनाएंगे और बीच में जगह खाली रखेंगे। जब एक्सपांशन करना होगा तो अंदर की तरफ करेंगे तो एंक्रोचमेंट का सवाल नहीं आएगा।
अब चीजें छोटी होती हैं, लेकिन ये लंबे अरसे तक सहाय करने वाली है। उसी प्रकार से हमारे यहां जिस प्रकार से देश का विकास हो रहा है, तो बहुत सी चीजें आवश्यक हैं। क्यों न अभी से हम उसके साथ सामान्य मानवीय की जो फैसिलिटीज की आवश्यकता है, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर पर क्यों नहीं व्यवस्था करें, रेस्ट रूम वगैरह सब क्यों साथ में उसकी डिजाइन में क्यों ना हो, उस पर बल दे रहे हैं। उसी प्रकार से ग्रामीण व्यक्तियों को अपना माल शहर में बेचना है, तो क्यों न इस बड़े रोड रास्तों के नजदीक में ऐसी कोई जगह हो जहां से वो माल ला करके वहां से बेचने के लिए, यानी एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है और उसी के तहत इस काम को करें। एक साथ 1500 ब्रिज, करीब 51,000 करोड़ रुपयों की लागत। कभी तो रेल और रोड उनके बीच में इतने कागज चलते थे, कभी कभी लगता है कि शायद इन सारे पत्र व्यवहार को इकट्ठा करे तो एकाध यहां मॉन्यूमेंट ब्रिज बना सकते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं भाई, बैठो, बैठ करके बताइए क्या समस्या है। अब क्या किया है, फॉर्मूला बना दी है कि रेलवे के ऊपर ब्रिज बना है तो ऐसा बनेगा, रोड और रेल को क्रॉसिंग होता है तो ऐसा ब्रिज बनेगा, इसकी ये डिजाइन होगी, और ये डिजाइन आती है तो तुरंत उसको सैंक्शन कर दो। तेज गति से चीजें सैंक्शन हो रही है, आगे बढ़ रही है। उसी का परिणाम है कि आज 1500 ब्रिज, जिसमें रिपेयरिंग का भी है, नए निर्माण का काम भी है, और समय सीमा में करने की दिशा में काम सोचा गया है। लैंड की जरूरत होगी तो उसके लिए राज्य सरकारों से बात करके आगे बढ़ना है। कोशिश ये है कि हम बदलाव का, और ये बात हम मान के चलें, जैसे शरीर में नसों का रोल है, धमनियों का रोल है, वेन्स का रोल है, और उसकी जो गतिविधि और काम है उसी वो शरीर को शक्ति भी देते हैं, शरीर को गति भी देते हैं। जो ये नसें वेन्स शरीर में रोल करती हैं, वैसे ही ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस राष्ट्र के शरीर में काम करता है। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपका होगा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, आप गति बढ़ाएंगे। युग बदलते इंफ्रास्ट्रक्चर की परिभाषाएं बदलती हैं। पहले एक मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो ये अकाल जब होता था तो अकाल में मिट्टी का काम निकलता था, तो गांव के लोग चिट्ठियां लिखते थे कि भाई हमारे गांव में मिट्टी का काम करवा दीजिए ताकि हमको जाने आने की सुविधा हो जाए। तो अकाल के काम में मिट्टी डलवाते, मिट्टी डल गई तो वो कहते वहां बहुत बड़ा काम किया, हमारे एमएलए एमपी बड़े सक्रिय है, बड़ा संतोष हो जाता था। फिर थोड़ा समय आया, बोलते साहब थोड़ा तार रोड बना दीजिए। आज गांव का आदमी भी कहता है साहब पेवर रोड चाहिए, पेवर रोड चाहिए उसको। ये जो बदलाव आया है, हमने भी उसको मिट करने की दिशा में काम करना पड़ेगा, और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीण सड़कों पर हमारा बल है। आपने देखा हो इस बार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बहुत बड़ी मात्रा में बजट डाला गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैंने कहा, जैसे शरीर में नसों का काम है, उसी प्रकार से गति देने वाला काम है। एक जमाना था, मैंने कहा कि मिट्टी डाल दिए तो संतोष होता था। आज हाईवेज भी चाहिए, आईवेज भी चाहिए। हाईवेज, इंफॉर्मेशन वेज, हाईवेज, ये साथ साथ करना होगा। इसलिए सरकार की कोशिश है डिजिटल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क खड़ा करना। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर का भी महत्व है। जितना हम इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, उतनी पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत मिलती है। हम उस पर बल दे रहे हैं। रेलवे, पहले क्या था, रेलवे यानी पार्लियामेंट में बेंच, बस तालियां बज जाए तो ये इस एमपी को खुश करने के लिए उसके रास्ते से निकलने वाली ये ट्रेन घोषित कर दो तो उस रास्ते पर पड़ने वाले सारे 10-12 एमपी खुश हो जाएंगे। यही करना, फिर करना वरना कुछ नहीं। आप देखना, पुरानी कई घोषणाएं पड़ी हैं जिसको आज तक चालू नहीं किया गया।
हमने कहा भाई ये तालियां बजाने के से देश नहीं चलेगा, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन लाना चाहिए। रेल की पटरियां डालो, गेज बदलो, आप उसको डीजल से इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ले जाओ, एनवायरमेंट की दृष्टि से काम करो, गति की दृष्टि से काम करो। एक पूरा फोकस बदल दिया है रेलवे का। अभी तक हमारे देश में अकेले रेलवे में जो रिफॉर्म हो रहे हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं गया है। वो जो बिग बैंक की बातें करते हैं, बड़े बड़े रिफॉर्म की चर्चा करते हैं, सिर्फ रेलवे देख लें कि कैसे बदलाव किया है तो उनको अंदाज आ जाएगा कि कहां से कहां रेलवे जा सकती है। चाहे ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो, चाहे रेलवे नेटवर्क हो, चाहे रोड नेटवर्क हो, चाहे ब्रिजेज का निर्माण हो, हर एक पूरे देश में। और क्वालिटेटिव चेंज, सिर्फ किलोमीटर नहीं बढ़ाने हैं, हमने क्वालिटेटिव चेंज लाना है और एक लंबे अरसे की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रख करके लाना है। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र को सशक्त बनाने में, राष्ट्र को समृद्ध बनाने में, राष्ट्र को गतिशील बनाने में इंफ्रास्ट्रक्चर अहम भूमिका अदा करता है। जैसे शरीर की मजबूती का कारण शरीर की नसों का रोल है, वेन्स का रोल है, वैसे ही राष्ट्र की मजबूती का आधार इस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, रोड नेटवर्क पर है, रेल नेटवर्क पर है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पर है, वाटर कनेक्टिविटी पर है, ग्रिड कनेक्टिविटी पर है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर है। ये चीजों पर हम जितना बल देंगे उतना ही आने वाले दिनों में परिवर्तन आने वाला है। और इसलिए ये सरकार उस दिशा में काम कर रही है। मैं नितिन जी को बधाई देता हूं कि सेतु भारतम के माध्यम से देश में ब्रिजेज की तरफ देखना। मैं तो चाहूंगा कि हमारे जितनी यूनिवर्सिटीज हैं, खास करके इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर, वे देश में सबसे ओल्डेस्ट ब्रिज, उसकी टेक्नोलॉजी, उस पर कोई पीएचडी करे कुछ स्टूडेंट, दुनिया में क्या हो रहा है उस पर पीएचडी, हम इसको एक साइंस के रूप में डेवलप करें। उसी प्रकार से हमारे इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स, उनको इंटर्नशिप के लिए हम ब्रिजेज पर अवसर दें। बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार की भी संभावना होगी और हमारे यहां क्वालिटी मैन पावर तैयार होगा। तो एक प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हो, दूसरी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, हमारी इंस्टीट्यूशंस की कैपेबिलिटी बढ़े। उन सारी बातों को एक साथ देकर के हमें आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।